नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इकोलॉजी के लेक्चर पे काम कर रहे हैं। इकोलॉजी के लेक्चर में हमने अभी तक 10th लेक्चर तक देख लिया है। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि आपका नाइट्रोजन चक्र और मानव पर उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो अवसादी चक्र है, चट्टानी चीज़ों के विषय में। उसमें कौन कौन से चक्र आते हैं? फास्फोरस चक्र आता है और उसके बाद सल्फर चक्र आता है। इन दोनों चक्रों के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस होने लायक जो बातें रहे हैं वो शायद 2 या 3 बातें और रह जाएं कि इम्पोर्टेंस, मानव पर प्रभाव क्या पड़ सकता है और एग्जाम के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। बस बाकी फिर ये आपका फिनिश हो जाएगा। फिर किसी दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो हम देखते हैं फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र में होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। ठीक, फास्फोरस चक्र की बात करें तो फास्फोरस कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम अवसाद चक्र के माध्यम से प्रसारित होते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, तो फास्फोरस होता है वो बेसिकली किसके द्वारा होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम अवसाद से प्रसारित होते हैं। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब मेन पॉइंट आते हैं, फास्फोरस चक्र होता क्या है। फास्फोरस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और पानी की गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाता है। जो फास्फोरस होता है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा पानी की गुणवत्ता, जो आज हम पानी यूज करते हैं, उसकी गुणवत्ता में ये बहुत इंपॉर्टेंट और केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो फास्फोरस फास्फेस चट्टानों में एक खनिज के रूप में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अवसाद मतलब चट्टान। हम जो अब यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो अवसादी चक्र के चट्टानों के बारे में, क्योंकि अवसादी चक्र जो होते हैं, अवसादी चट्टानों के विषय में सुना होगा, उन्हीं से फास्फोरस चक्र का निर्माण होता है। तो यहां पर जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वही है। फास्फोरस फास्फेट चट्टानों में एक खनिज के रूप में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और क्षरण और खनन, ध्यान दीजिएगा, क्षरण मतलब कि टूट टूट के गिर जाना, खनन मतलब खुदाई करना के द्वारा की गतिविधियों के द्वारा ये चक्र में प्रवेश करता है। यह पोषक तत्व झीलों में जड़ों और मुक्त तैरते हुए सूक्ष्म पौधों के अत्यधिक विकास का मुख्य कारण माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोल रहे हैं वो ये कि यह जो हम बात कर रहे हैं फास्फोरस चक्र की, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ हो सकती है और उसके साथ साथ ये पाया कहाँ जाता है। तो यह पोषक तत्व झीलों में, यह पोषक तत्व फास्फोरस चक्र या फास्फोरस, हम पोषक तत्व उसके विषय में बोल रहे हैं, या पोषक तत्व झीलों में जड़ों और मुक्त तैरते हुए सूक्ष्म पौधों मतलब कहने का कि अब आपको पता है कि आपने एनसीईआरटी में ये डायग्राम देखा होगा, ये वाला। ठीक, ये ऐसे पानी गिर रहा है, ठीक, और ये आपका ये पानी का सोर्स हो सकता है, ठीक, ये ठीक है। ये यहां पे वो बोल रहा है कि पोषक तत्व झीलों में जड़ों में, यहां पर झीलों की जो जड़ होती है यहां पे हो सकता है। और उसके बाद मुक्त तैरते सूक्ष्म पौधे, यहां पर मान लीजिए कोई पौधा लगा हुआ है आपका, ठीक, यहां पर कोई पौधा लगा हुआ है, उसकी बात ये कर रहा है। यहां पर कोई पौधा लगा हुआ हो तो वहां पर तैरते पौधों के अत्यधिक इनके विकास में इसकी केंद्रीय भूमिका होती है। अब आ जाइए, फास्फोरस के लिए मुख्य भंडार भू प्रॉपर्टी मतलब मृदा है, नीचे भूमि के अंदर की बात कर रहा है। भू प्रॉपर्टी मतलब कहने का, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है सीधा सीधा कि कई लेयरों से हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी मृदा है वो बनी हुई है, ठीक है। कई लेयरों से हमारी पृथ्वी की ऊपरी मृदा बनी हुई है। इसमें से 3 लेयर तो मुख्यतः आप ये समझ लीजिए, ठीक, ये ठीक, एक तो आपका ऊपरी हो गई
फिर निचली आपकी सपोर्टिव, फिर सबसे नीची जो होगी वो चट्टानी होगी। तो जो ऊपरी सतह है ये ना, यहां से यहां तक वाली, यहीं की बात वो कर रहा है। और ये कहां है? फास्फोरस के लिए मुख्य भंडार प्रॉपर्टी यहां की बात कर रहा है, यहां की नहीं, इस जगह की बात नहीं हो रही है। ये सपोर्टिव मृदा अवसादी चट्टानों के रूप में होती हैं। अवसादी चट्टानों का मतलब कि थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं किसी को बढ़ने में, जैसे पानी वानी का सप्लाई होता है नीचे ना, तो पानी के सप्लाई के लिए और वृक्षों के जो जड़ें होती हैं यहाँ तक में थोड़ा आ सकती हैं। लेकिन भूप्रॉपर्टी के ऊपर ही सारी चीजें केंद्रित होती हैं। फास्फोरस का मुख्य भंडार बोल रहा है तो वो ऊपर ही होता है, उसके बाद सपोर्टिव मृदा में पाया जाता है। लेकिन जो आधारी चट्टान है ये वाला, उसके बाद ये सबसे नीचे की जो चट्टान है ये बेसिकली कंकड़ पत्थर होते हैं जिस पे हमारी पृथ्वी या ऊपरी मृदा टिकी हुई होती है। ठीक, अब हम आ जाते हैं फिर से फास्फोरस पे। भूमि पर फास्फोरस आमतौर पर फास्फेट के रूप में पाया जाता है, हम फास्फोरस को फास्फेट भी कहते हैं। अपक्षय याद रखिए कि अपक्षय जो होता है मृदा का टूटना, कटाव छटाव, ये साथ साथ अपर्दन। अपर्दन मतलब कि अपक्षय अपर्दन, देखिए अपक्षय अपर्दन एक ही क्रिया है लेकिन एक दूसरे के लिए जरूरी नहीं है कि अपर्दन के लिए अपक्षय जरूरी हो और अपक्षय के लिए अपर्दन के लिए अपक्षय जरूरी हो और अपर्दन के लिए अपक्षय जरूरी हो। ये दोनों हैं तो वही, अपक्षय और अपर्दन दोनों से वही होता है। अपर्दन मतलब कटाव होता है और अपक्षय मतलब कि भौतिक क्रियाओं के द्वारा जब जो हमारी चट्टानें होती हैं वो रस कर घिस कर टूटना फूटना जो होता है ना, वो अपक्षय कहलाता है। अपर्दन मतलब कटाव हो जाना, उस भौतिक क्रिया के द्वारा नहीं। कटाव का मतलब किसी प्रकार से आप गए फरुआ से मार दिए, आप गए जो है वो किसी प्रकार के औजार लेकर के उससे खुदाई कर दी, तो वो भी एक अपर्दन मतलब कटाव होना हो गया। तो थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। देखिए अपक्षय के लिए अपर्दन कोई अनिवार्य क्रिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अपर्दन अपक्षय हो जाए तो अपर्दन ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। तो वो कह रहा अपक्षय और अपर्दन फास्फेट की प्रक्रिया से यह नदियों और धाराओं में प्रवेश करता है जो इसे महासागर तक ले जाते हैं। अपक्षय और अपर्दन फास्फेट की प्रक्रिया से यह नदियों और धाराओं में प्रवेश करता है, और ये नदियां जानते हैं आप बह करके अपने साथ रॉ मटेरियल लेके जाती हैं और कहां जाती है? महासागरों में ले जाती है। समुद्र में पहुंचने पर फास्फेट या फास्फोरस आघूलनशील अवसाद के रूप में महाद्वीपों के शेल्फ पर जमा हो जाता है। शेल्फ आप नहीं जानते होंगे तो बता देता हूं, चाहता हूं आपको। देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ठीक, ये डायग्राम है आपका। तो यहां से पानी नदियां मान लीजिए गिर रही, यहां समुद्र मान लीजिए इसको, तो यहां पर ही वो पूरी जमीन तो खत्म नहीं होती, अभी जमीन तो यहां पर है, जमीन यहां पर होती है थोड़ा थोड़ा। तो ये जो ऊपरी जमीन होगी ना आपकी, ऊपरी जमीन यहीं पर आपका जमा हो जाएगी, यहीं पर आपका ऊपरी जमीन में जमा हो गए, जैसे ये मैंने बताया। तो वही बोल रहा है समुद्र में पहुंचने पर फास्फोरस आघूलनशील अवसाद के रूप में महाद्वीपीय शेप में जमा हो जाता है। लाखों साल बाद क्रिस्टल प्लेट समुद्र तल से उड़ जाती है। जब उड़ती है ऊपर को, जब क्रिस्टल प्लेट मान लीजिए उड़ गई, यही प्लेट जो हमने बना रखा था यहां से उठी, तो फिर क्या होगा? उड़ जाती है या उड़ती है और जमीन पर फास्फेट का उत्प्लावन करती है। उत्प्लावन मतलब समझ सकते हैं कि वो यहां पर ला करके, जमीन पर ला करके वो क्या करती है? फैलाव कर देती है। किसका? फास्फोरस या फास्फेट का। काफी समय के बाद अपक्षय द्वारा उन्हें चट्टानों से मुक्त कर दिया जाता है। अपक्षय मतलब बता दिया है पहले ही, और चक्र का भूरासायनिक चरण फिर से शुरू हो जाता है। तो आपको अब पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं तो इस डायग्राम को फिर से आप देख सकते हैं। एक डायग्राम लिया गया है सल्फेट में H2PO4 HPO4 स्क्वायर, ठीक है, लॉन्चिंग यूजुअली मीनर, और उसके बाद प्लांट अपटेक। तो ये प्लांट है हमारा, और उसके नीचे ही ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक, आप थोड़ा सा इस डायग्राम को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, प्राइमरी चीजें हैं और क्या फास्फोरस ऑर्गेनिक में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं।
देखिए ये जो डायग्राम है ना आपका मेन साइंस और राइटिंग में बहुत मदद कर सकता है। मान लीजिए फास्फोरस चक्र के विषय में कुछ क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी में कहीं पर पूछा जाता है, तो आप ये डायग्राम को देख करके आप अपने आप को जो है थोड़ा सा अपने नंबर को आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अब क्रॉप हैवीएस्ट प्लांट रिड्यूसिंग एनिमल्स मिनरल्स एंड बॉडीज, उसके बाद ये प्राइमरी मिनरल्स है आपका, मिनरल्स और मिनरल फर्टिलाइजर्स है आपका, इसी से निकला हुआ है। कहाँ से? प्लांट के नीचे से सारी चीजें निकल रही हैं। तो कहने का मतलब है ये आप पॉज करिए, पॉज करने के बाद अच्छे से इसको समझिए, देख लीजिएगा, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं सल्फर चक्र के ऊपर, ठीक। सल्फर चक्र के ऊपर, सल्फर चक्र के ऊपर अब आ जाइए। सल्फर चक्र क्या होता है? सल्फर संधारित मृदा और अवसाद में होता है। संधारित मृदा, संधारित मतलब खुद को कुछ धारण की होगी उस मृदा में, और अवसाद मतलब चट्टानों में हो सकता है। अवसाद मतलब कि अवसादी चट्टाने जैसे बोलते हैं, तो अवसाद मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जहां पे इकट्ठा जमा हुआ होता हो वही, ठीक। जहां इससे कार्बनिक कोयला, तेल, पंख और अकार्बनिक अवसाद पायराइट रॉक, सल्फर रॉक्स, सल्फेट, सल्फलाइड और कार्बनिक सल्फर के रूप में अवबद्ध किया जाता है। यह चट्टानों के अपक्षय, अपरदन, अपवाह कार्बनिक पदार्थ के अपघटन द्वारा मुक्त किया जाता है और स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए लवणीय विलयन द्वारा ये लाया जाता है। सल्फर चक्र ज्यादातर अपने दो यौगिकों जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को छोड़कर अवसादी रूप में होता है। अपने समान अवसादी चक्र के लिए गैसीय घटक के रूप में भी ये पाया जाता है। वायुमंडलीय सल्फर डाइऑक्साइड को कमजोर सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में वर्षा जल में घुलने के बाद पृथ्वी पर वापस ले लिया जाता है। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का क्वेश्चन बीपीएससी 2022 में अभी रिसेंटली पूछा गया है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड पे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि शायद ही पूछा गया था कि बैटरी में किस अम्ल, यूपीपीसीएस बीपीएससी में शायद था या फिर यूपी पेट में था, उसमें भी यही क्वेश्चन था कि बैटरी में कौन से एसिड की एसिड जो है वो यूज किया जाता है, शायद यही था। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड ही था, तो आप एक बार जरूर चेक करिए। तो वायुमंडलीय सल्फर डाइऑक्साइड को कमजोर और सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में वर्षा जल में घुलने के बाद वापस पृथ्वी पर लिया जाता है। सल्फेट के रूप में सल्फर, ध्यान सुनिएगा, सल्फेट के रूप में सल्फर पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। आगे सल्फर युक्त अमीनो एसिड में चयापचय प्रक्रिया की एक श्रृंखला के माध्यम से शामिल होता है, जो स्वापोषी ऊतकों के प्रोटीन में शामिल होता है या फिर खाद्य श्रृंखला के खाद्य जाल से जाता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, बस दोनों को डिफाइन करने के तरीके हैं। मतलब कहने का कि अगर हम बात करें तो खाद्य श्रृंखला आप उसको बोल सकते हैं जो डिफरेंट अलग अलग समूह में बनी होंगी, लेकिन उसी खाद्य श्रृंखला में जब जुड़ी होंगी एक दूसरे से, कहीं ना कहीं अलग अलग श्रृंखलाएं बनी होंगी, तो वो जुड़ी तो किसी एंगल से होंगी, तो वो जुड़ी जिस एंगल से होंगी वो उसी को जाल कहेंगे। भाई आप एक रोड से, एक रोड इधर है, मान लीजिए आप लोग, एक रोड इधर है, 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 चारों तरफ से रोड ही रोड है, इसमें इसको रिंग रोड बोल दिया जाता है। तो रिंग रोड बोल दिया तो इनको तो आप जाल बोल सकते हो ना, रोडों का जाल, यही तो बोलोगे। बोलना तो हमें यही पड़ेगा कि ये रोडों का जाल है। तो उसी प्रकार से कई सारी खाद्य श्रृंखला जब बनती हैं तो उन्हीं को खाद्य जाल बोल देते हैं। बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लीजिए कि जीवित जीवों में उपस्थित सल्फर को मृत कार्बनिक सामग्री के उत्सर्जन और अपघटन के माध्यम से तालाबों, झीलों और समुद्रों के तल में मृदा में वापस लिया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है जीवित जीव जो होते हैं हमारे, जो प्राणी, पशु, पक्षी, मानव, कुछ भी हो, जीवित जीव हैं, में उपस्थित सल्फर को मृत कार्बन, मृत मतलब कि खत्म हो चुका हुआ हो, कार्बन सामग्री के उत्सर्जन, मृत से जो कार्बन सामग्री का उत्सर्जन होता है उसके उत्सर्जन और अपघटन से के माध्यम के द्वारा हम तालाबों और झीलों और समुद्र के तल में मृदा में इस सल्फर चक्र को वापस ले जाते हैं और इससे एक चक्र आपका पूरा होता है। ये उसका मैप है, आपके सल्फर चक्र का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली मेंस के परस्पेक्टिव से।
सेडिमेट्री साइकिल, हाइड्रोलिक साइकिल्स, ये है आपकी लैंड एंड बायोस्फीयर ESO2 ये दिया हुआ है। वेस्ट वाटर रन ऑफ ओशियन ESO2 की पावर 2, सोडियमेंट और SO4 ESO फर्टिलाइजर। तो यही जो अभी हमने पढ़ा है उसी को ये मैप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी तक सीधा सीधा पढ़ लिया कि चक्र में अवसादी चक्र क्या होते हैं, गैसीय चक्र क्या होते हैं, और उसके बाद उनमें फास्फोरस चक्र क्या होता है, और सल्फर चक्र क्या होता है आपका, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है आपका, कार्बन चक्र क्या होता है आपका। इन सारी चीजों को हमने पढ़ा। उनके मानों पर प्रभाव क्या होते हैं वो भी पढ़ा, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस अवस्था में होते हैं, इनसे भाप मानों को नुकसान क्या है, फायदा क्या है, ये सारी चीजें पढ़ी। उम्मीद है और उम्मीद करना भी आपको भी यही चाहिए कि हाँ ये आपको जो है लेक्चर उम्मीद यही है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और हम भी उम्मीद आपसे यही करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आएगा और आप इसको अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार देख कर समझ करके पढ़ाई करेंगे। बाकी इसके बाद के टॉपिक थोड़ा और इम्पोर्टेंट हैं, अनुक्रमण और उनके साथ में उसके सब टाइप, तो वो एग्जाम में भी बहुत आते हैं। तो मिलते हैं अनुक्रमण के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।